डियर स्टूडेंट्स, आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स को कंटिन्यू करेंगे। इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी जो थी नेचर ऑफ बॉन्डिंग और सेकंड नंबर पर थी ऑक्सीडेशन स्टेट, उनको हमने पिछले लेक्चर में स्टडी कर लिया था। और थर्ड नंबर पर हम करेंगे फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स। इसका मतलब होता है हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड। तो आपको देखना है कि ग्रुप 15 के एलिमेंट्स कौन कौन से हाइड्राइड बनाते हैं। तो जैसे आपको ये पता है कि पहला एलिमेंट जो है वो नाइट्रोजन है, वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है, अमोनिया। इस तरह से फास्फोरस जो हाइड्राइड बनाता है PH3, उसको बोलते हैं फास्फीन। और आर्सेनिक जो हाइड्राइड बनाएगा उसको आर्सीन बोलते हैं, एंटीमनी वाले को स्टाइबीन बोलते हैं और इसको बिस्मुथीन बोलते हैं। तो इनका हमें पहले स्ट्रक्चर जो है वो स्टडी करना है, उसके बाद इनकी कुछ और करैक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ भी हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर आपको इनके बॉन्ड एंगल जो हैं वो नोट कर लेने हैं। जैसे इसमें 107 है, फिर 94, 92, 91, 90। तो आप देख रहे हैं कि बॉन्ड एंगल ऐसे डिक्रीजिंग में जा रहा है, तो इसका रीज़न भी आपको समझना है। तो ये जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी ये हाइड्राइड हैं, एक तो आपको याद रखना है कि ये इनका कोवैलेंट नेचर होता है और इनका पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। तो इनका स्ट्रक्चर जो है, जैसे मैं इसका बना के दिखा देता हूँ आपको नाइट्रोजन का। तो इसमें क्या होता है, 3 हाइड्रोजन इस तरह से रहते हैं, पिरामिडल शेप रहती है, और एक होता है इसके पास लोन पेयर। आपको पता है कि नाइट्रोजन के लास्ट में क्या होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट शेल में। तो 3 तो H के साथ कंबाइन कर जाते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन जो बचते हैं वो आपको एज ए लोन पेयर यहाँ पर दिखाई देता है। तो इसको आप कॉन्फ़िगरेशन से समझ सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन बना देता हूँ, 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz1। तो ये लास्ट शेल में ये 5 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल हैं। तो ये क्या हो जाती है, sp3 हाइब्रिडेशन हो जाती है। तो ये एज ए लोन पेयर आपको दिखता है। और तीनों जो हाफ फील्ड हैं उनके साथ 3H जो है अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये सभी कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। और वैसे तो sp3 हाइब्रिडेशन में आपने सुना है कि 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल होता है, लेकिन लोन पेयर रिपल्शन की वजह से वो थोड़ा कम होता है। तो इस केस में जो एंगल है वो कितना है, 107। और शेप कैसी है इसकी, पिरामिडल। तो आगे आपको PH3 से इसको कंपैरिजन करना है। तो मैं यहाँ पर PH3 की शेप बना देता हूँ ऐसे। शेप ऐसी ही होती है, लेकिन इसमें एंगल कम है। लोन पेयर यहाँ भी है और सभी के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो ये बॉन्ड पेयर है, इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो बॉन्ड पेयर मोस्टली नाइट्रोजन की साइड में रहता है, बिकॉज नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर। तो ये बॉन्ड पेयर नज़दीक होने की वजह से यहाँ पर ज़्यादा रिपल्शन जो है रहती है, इसलिए बॉन्ड एंगल इस केस में मैक्सिमम होता है। और फास्फोरस की आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा नहीं है। तो बॉन्ड पेयर जो ये इन दोनों इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के बीच में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें एक फास्फोरस का है, एक हाइड्रोजन का है, इसको बॉन्ड पेयर बोलते हैं। तो ये बॉन्ड पेयर फास्फोरस के क्लोज नहीं है, क्योंकि फास्फोरस एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है। तो इनका डिस्टेंस ज़्यादा होने से यहाँ पर क्या होगा, कंपैरेटिवली लेस रिपल्शन होगी। तो इसीलिए यहाँ पर बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, कम होगा। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, सेंट्रल एटम का साइज बड़ा होने से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने से बॉन्ड पेयर जो है और दूर हो जाता है, और रिपल्शन जो है और कम हो जाती है, और इसलिए बॉन्ड एंगल कम होता रहता है। अब आप पूछेंगे ये 90 से कम तो नहीं होता। आपको पता है ये एक्स वाई जेड, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में ओरिजिनली एंगल कितना होता है, 90 डिग्री ही होता है। तो इसलिए मिनिमम एंगल तो इतना रहेगा ही रहेगा। तो ये आपका स्ट्रक्चर और इसका रीज़न जो है बॉन्ड एंगल ज़्यादा और उस केस में कम, तो वो सेंट्रल एटम की हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन के केस में है। और जैसे जैसे साइज बढ़ता रहेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी, बॉन्ड पेयर दूर होता जाएगा, और रिपल्शन जो है कम होती जाएगी। तो इस तरह से आपको इनका स्ट्रक्चर और ये बॉन्ड एंगल समझ लेना है। और इनकी कुछ और करैक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें आगे स्टडी करनी है। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्राइड्स में सबसे पहले देखते हैं थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्टेबिलिटी टुवार्ड्स हीट। तो हीटिंग से कौन सा मॉलिक्यूल पहले ब्रेक हो जाता है, इन सभी में ये NH3PH3, ये आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, वो तीनों के हाइड्राइड हैं। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि जब सेंट्रल एटम का साइज़ बहुत बड़ा होता है और जब वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है, तो ये हीटिंग से जल्दी ब्रेक हो जाता है। तो इसकी स्टेबिलिटी जो है वो सबसे
कम रहती है। और नाइट्रोजन में क्या है कि नाइट्रोजन का साइज छोटा है तो वो H के साथ जो बॉन्ड बनाता है तो ये काफ़ी हद तक क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि सिमिलर साइज का जो कोवलेंट बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग रहता है। तो आप समझ गए होंगे कि थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो है वो इस तरह से रहता है, NH3 PH3, ये ASH3 और आगे एंटीमनी H3 और आगे क्या है बिस्मथ, ये H3। तो इसमें आपको रीज़न यही लिखना है कि एज द साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ MH बॉन्ड डिक्रीजेस। ये आपने नोट कर लेना है ठीक से, एज द साइज ऑफ सेंट्रल एटम, जिसको हमने M से रिप्रेजेंट किया है, एज द साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ MH बॉन्ड डिक्रीजेस। तो इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाती है जब इसका साइज बड़ा हो जाता है, तो इसलिए इसकी स्टेबिलिटी जो है वो सबसे कम रहती है। और सेकंड पॉइंट आपको देखना है रिड्यूसिंग करैक्टर। रिड्यूसिंग करैक्टर जो होता है वो आपको देखना किसका ज़्यादा है, तो जो भी हाइड्राइड सबसे पहले H देगा, क्योंकि H देने से किसी दूसरे की रिडक्शन हो जाती है और उसी का रिड्यूसिंग करैक्टर ज़्यादा होता है। तो यहाँ से आपको क्लियर है कि बिस्मथ का जो हाइड्राइड है वो इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होने की वजह से ये जल्दी H रिलीज़ कर पाएगा, तो इसलिए इसी का रिड्यूसिंग करैक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा रहेगा। तो रिड्यूसिंग करैक्टर का ऑर्डर भी आपको नोट करना है, NH3 का कम रहेगा क्योंकि ये H रिलीज़ नहीं करेगा, और PH3 और इस तरह से ASH3 और एंटीमनी H3 और सबसे लास्ट में कौन सा है BiH3। तो इसी का रिड्यूसिंग करैक्टर ज़्यादा होता है क्योंकि MH बॉन्ड वीक होने की वजह से उसका H देने की टेंडेंसी जो है वो सबसे ज़्यादा रहती है। अगर कहीं गलती से एसिडिक करैक्टर आ जाता है, हालांकि ये बेसिक नेचर के कंपाउंड है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि जिसका रिड्यूसिंग करैक्टर ज़्यादा है एसिडिक करैक्टर भी उसी का ज़्यादा होगा, क्योंकि एसिडिक करैक्टर भी H देने की टेंडेंसी से ही रिलेटेड रहता है। तो ये दो प्रॉपर्टी अभी आपको नोट करनी है, थर्मल स्टेबिलिटी और रिड्यूसिंग करैक्टर, और बाकी प्रॉपर्टीज हम आगे देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है बेसिक स्ट्रेंथ। तो आपको पता है कि इन सभी के पास क्या होता है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं वो ल्यूस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, बेस। तो इसलिए इनको ल्यूस बेस कहा जाता है, क्योंकि सबके पास क्या है, एक एक लोन पेयर है जो वो दे सकते हैं। तो आपको समझना ये है कि मोस्ट बेसिक कौन सा होगा इसमें, किसके पास लोन पेयर इजीली अवेलेबल हो सकता है किसी एसिड के साथ शेयर करने के लिए, तो वो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। तो आपको यहाँ पता है कि NH3 जो मॉलिक्यूल है वो एक स्मॉल साइज का मॉलिक्यूल है, और उसके पास जो लोन पेयर है तो वो क्या होगा, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होगी उसके साइज के कंपैरेटिवली। और अगर आप BiH3 की बात करें, ये एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है और लोन पेयर तो उतना ही है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर क्या रहेगी, कम रहेगी। तो इसके साइज के कंपैरेटिवली तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने से वहाँ पर उसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने के चांसेस कम हो जाते हैं, इसलिए वो सबसे कम बेसिक होता है, या आप यूँ कह सकते हैं कि वो बेसिक ही नहीं होता है। तो इसमें जो बेसिक करैक्टर का ऑर्डर रहेगा वो इस तरह से रहेगा, NH3 ही सबसे ज़्यादा बेसिक रहेगा क्योंकि इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है इसके मॉलिक्यूल के साइज़ के कंपैरेटिवली, तो और यही सबसे ज़्यादा बेसिक है। और PH3 बहुत वीक बेस है, और आगे तो बेसिक करैक्टर निग्लिजिबल ही है। तो इस तरह से आपको ये बेसिक करैक्टर का जो ऑर्डर है वो नोट कर लेना है कि वो इधर डिक्रीजिंग में रहता है, और NH3 ही इसमें सबसे ज़्यादा बेसिक होता है, और इसको बोलते हैं ल्यूस बेस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट। तो इसको आपको बड़े ध्यान से समझना है। आपको पता है कि जैसे जैसे मॉलिक्यूल का साइज़ बड़ा होता चला जाता है तो उनके बीच में जो वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होते हैं, और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा रहता है। तो इस तरह से अगर आप बॉइलिंग पॉइंट को ग्राफ से एक्सप्लेन करें तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये सपोज बॉइलिंग पॉइंट PH3 का है, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट, और यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल का या साइज जो है उसके अगेंस्ट प्लॉट करते हैं। तो PH3 और ASH3, एंटीमनी H3, BiH3, तो BiH3 का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि साइज बड़ा होने से क्या होता है, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहते हैं, और जो स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल हैं उनमें वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहेंगे, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होगा, कम रहेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि NH3 जो है उसका साइज तो सबसे छोटा है, तो यहाँ पर उसके केस में मॉलिक्यूल्स के वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
रिडक्शन मिनिमम होने चाहिए और बॉइलिंग पॉइंट उसका सबसे कम होना चाहिए, लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइंट तो काफ़ी ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा तो नहीं होता पर एटलीस्ट इन दो से ज़्यादा तो होता ही है। तो ये PH3 का है, ये यहाँ पर ASH3 बना देते हैं, यहाँ पर एंटीमनी H3 बना देते हैं। तो इस टाइप से बॉइलिंग पॉइंट का ये ऑर्डर रहता है। तो आपको समझना ये था कि NH3 का बॉइलिंग पॉइंट जो कम होना चाहिए था वो इतना ज़्यादा क्यों है। तो उसका रीज़न जो है बेसिकली वो क्या है कि NH3 का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें नाइट्रोजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तो इस तरह से नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है जिसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से NH3 का बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट का जो एग्जैक्ट ऑर्डर है अगर आपको नोट करना है तो PH3 के बाद क्या रहेगा, ESH3। तो मैंने कहा था कि उन दो से तो ज़्यादा होता है, और उसके बाद क्या होगा एंटीमनी H3, और उसके बाद जो है आगे आप लिख लेंगे BiH3, उसका तो हाईएस्ट होगा ही होगा। तो कॉम्पिटिशन वगैरह में एग्जैक्ट ऑर्डर पूछ लिया जाता है, तो ये आपको नोट करना है। और NH3 का बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्शनली हाई क्यों है, तो इसका सिंपल रीज़न आप देंगे, इट इज़ ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रेट की जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो है सोलिबिलिटी। तो यहाँ पर हम सोलिबिलिटी जो है इन वाटर ही देखेंगे। तो यहाँ पर आपको नोट करना है कि NH3 जो है दैट इज़ सोलिबल इन वाटर। तो ये वाटर में सोलिबल होता है। तो इसका रीज़न क्या है, इट इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन NH3 एंड वाटर मॉलिक्यूल। क्योंकि अमोनिया वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, इसलिए वो वाटर में सोलिबल होता है। इसको आप यहाँ पर ऐसे दिखा भी सकते हैं। ये NH3 है, आपको पता है ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, और यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल बना लेते हैं। वाटर मॉलिक्यूल आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि इस H के साथ क्या हो, O मिले वाटर का। वाटर की शेप ऐसे होती है V शेप। तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो इस तरीके से ये नेगेटिव पॉजिटिव और इस तरह से इधर वाटर का H आ जाएगा जो इस नाइट्रोजन के साथ अट्रैक्ट होगा। तो इस टाइप से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन की वजह से वाटर में सोल्यूबल रहता है। यहाँ पर आपको नोट करना है कि जो PH3 है, PH3 में क्या है कि P का साइज जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है उन एटम्स में नहीं होती है जिनका साइज जो है बहुत बड़ा हो और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है। तो इसी वजह से इन सब में वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ नहीं हो सकती है। तो ये सारे वाटर में इनसोल्यूबल हैं और अमोनिया जो है वाटर में सोल्यूबल है। तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाने के लिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए वाटर के साथ क्या कंडीशन होनी चाहिए कि उसमें जो साइज है एटम का वो साइज भी स्मॉल होना चाहिए और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होनी चाहिए। इनका साइज भी बड़ा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है। तो वो सिर्फ 3 ऐसे एटम हैं जिनका केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होती है। ये एक नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है और एक फ्लोरीन है। ये आपको आगे के लिए लर्न कर लेना है क्योंकि इनका साइज भी कम होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो इन्हीं के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो पॉसिबल हो पाती है। तो यहाँ पर अमोनिया सोल्यूबल है और बाकी सब क्या हैं, इनसोल्यूबल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड्स। तो जो ग्रुप 15 एलिमेंट्स होते हैं ये हैलोजन के साथ कंबाइन करके कुछ हैलाइड बना देते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे पॉइंट्स नोट करने हैं। तो पहले तो यही है कि ये या तो ट्राई हैलाइड बनाते हैं, मीन्स इसके साथ 3 हैलोजन लगते हैं, उसको हम जनरली ऐसे MX3 से रिप्रेजेंट करते हैं, या ये पेंटा हैलाइड बनाते हैं जैसे PCl5 आपने पढ़ा है तो उसको हम MX5 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये नोट करना है कुछ पॉइंट्स की NCl5 नाइट्रोजन जो है वो पेंटा हैलाइड नहीं बनाता है, ना तो NF5 बनेगा ना NCl5 बनेगा और NBr5 वगैरह भी नहीं बनेंगे। तो आपको ये नोट करना है कि ये क्यों फॉर्मेशन इसकी नहीं होती नाइट्रोजन के पेंटा हैलाइड की। तो दैट इज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स इन इट्स वैलेंस शेल। तो आप अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे नाइट्रोजन की 1s2 2s2 2p3 तो उसमें 2d तो होता नहीं है, और आपको पता है कि 5 जहाँ पर एटम लगने के लिए d ऑर्बिटल की ज़रूरत पड़ती है जैसे PCl5 में। तो जब आप PCl5 का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे कि sp3d हाइब्रिडेशन होती है, एक s 3p और एक d, तो ये 5 हो जाते हैं। तो इस तरह से d ऑर्बिटल की ज़रूरत पड़ती है पेंटा हैलाइड बनाने में, और नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल नहीं है। तो इसका रीज़न आपको ये समझ लेना है कि नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटा हैलाइड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल इन इट्स वैलेंस शेल। नाइट्रोजन की इसमें बात कर रहे हैं, तो ये आपको समझ में आ गया होगा।
तो ये जो लास्ट एलिमेंट है इनका हाइड्राइड, इनका ग्रुप 15 एलिमेंट्स का हाइड्राइड नहीं है, ये बिस्मथ है। तो बिस्मथ भी पेंटा हैलाइड नहीं बनाता, हालांकि उसके पास डी ऑर्बिटल तो हैं, तो फिर ये 5 वैलेंसी शो नहीं कर पाएगा। तो इसका रीज़न आपको नोट करना है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट का पता है कि उसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 की बजाय +3 रह जाती है, तो ये BiF3 ही बना सकता है, BiF5 नहीं बना पाएगा। और फास्फोरस तो पेंटा हैलाइड बना सकता है, तो वो PF5 PCl5 वगैरह सब बना देता है, तो लेकिन PI5 नहीं बना पाएगा। तो ये भी यहाँ पे नोट करना है, इट इज़ नॉट फॉर्म। तो इसका रीज़न आप क्या देंगे, ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ आयोडीन एटम। तो इसमें क्या रीज़न देना है, लार्ज साइज ऑफ आयोडीन। तो बहुत बड़े बड़े आयोडीन एक फास्फोरस के साथ 5 जो हैं वो वहाँ पर नहीं एडजस्ट हो पाएंगे, तो इसलिए PI5V जो कंपाउंड है वो नहीं बनेगा। और नेक्स्ट पॉइंट है कि PCl5 जो है वो आयनिक नेचर का होता है। तो ये आपको समझना है कि PCl5 आयनिक कैसे है। तो यहाँ पे मैं 2 PCl5 ले लेता हूँ, तो ये 2 PCl5 अगर ऐसे हैं यहाँ पर इस टाइप से, तो एक Cl नेगेटिव उधर चला जाता है, तो एक Cl नेगेटिव इधर चला गया, तो ये तो PCl6 नेगेटिव हो गया और ये PCl4 जो है वो पॉजिटिव हो गया। तो एक्वा सोल्यूशन में ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन देता है, इसलिए ये एक्वा सोल्यूशन में या मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है। तो इस तरह से PCl5 वैसे तो कोवलेंट है, लेकिन इस फॉर्म में जब वो एग्जिस्ट करता है तो वो क्या रहता है, आयनिक उसकी नेचर रहती है। और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। एक यहाँ पे ये भी नोट करना है कि PCl5 इज़ नॉट स्टेबल। तो PCl5 जो है वो स्टेबल क्यों नहीं होता, क्योंकि वो PCl3 और Cl2 में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं क्लोरीनेटिंग एजेंट। तो ये क्लोरीन सप्लाई करता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्लोरीनेटिंग एजेंट बोलते हैं। तो जब आप PCl5 का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि वो कौन से 2 Cl हैं जो ब्रेक हो जाते हैं और कौन से नहीं होते हैं। तो वो PCl5 स्ट्रक्चर जो हम थोड़ी देर में करेंगे तो वो आपको नोट कर लेना है किस टाइप का है। तो इस तरह से ये पॉइंट्स अभी इसमें नोट कर लीजिए आप सभी, और इसमें अभी और भी बहुत कुछ आपको आगे नोट करना है। हैलाइड्स में आगे आपको नोट करना है कि जो पेंटा हैलाइड्स होते हैं ये सभी क्या होते हैं, ल्यूस एसिड। ऑल पेंटा हैलाइड्स आर ल्यूस एसिड। तो ल्यूस एसिड वो होते हैं जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकें, क्योंकि इनके पास क्या होते हैं, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं जहाँ पर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इसलिए क्या होते हैं, ल्यूस एसिड होते हैं जो पेंटा हैलाइड हैं। और जो ट्राई हैलाइड्स होते हैं वो भी ल्यूस एसिड होते हैं, वो भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। हालांकि नाइट्रोजन का जो ट्राई हैलाइड है जैसे कि NCl3 वगैरह, तो ये तो क्या है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन के पास तो डी ऑर्बिटल नहीं है। तो ये नाइट्रोजन का ट्राई हैलाइड छोड़ के बाकी सब क्या हैं, ल्यूस एसिड ही हैं। तो ये भी आपको नोट कर लेना है। और एक ये वाला पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ट्राई हैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर लीस्ट स्टेबल। तो नाइट्रोजन के जो ये ट्राई हैलाइड होते हैं, जैसे NCl3 मैंने बनाया था, ये बहुत ही कम स्टेबल होता है, लीस्ट मतलब बहुत कम स्टेबल होता है। हालांकि यहाँ पे आप नोट कर लेना है कि NF3 जो है वो क्वाइट स्टेबल है। हालांकि ये तो काफ़ी स्टेबल है, लेकिन बाकी जो हैं, बाकी कौन कौन से हैं, NCl3 हो गया, NBr3 हो गया और Ni3, ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। तो इसका रीज़न क्या है कि नाइट्रोजन का साइज बहुत छोटा है और ये जो हैलोजन्स हैं, तो नाइट्रोजन के साथ जो हैलोजन लगाया, हैलोजन को हम X से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे क्या कि ट्राई हैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर लीस्ट स्टेबल ड्यू टू द लार्ज डिफरेंस इन साइज ऑफ नाइट्रोजन एंड हैलोजन। नाइट्रोजन और हैलोजन के साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने की वजह से ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाता है और इसलिए इनकी स्टेबिलिटी जो है बहुत कम होती है। हालांकि NF3 अगर स्टेबल है तो वो क्यों है, क्योंकि F और नाइट्रोजन के साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए ये वाला हैलाइड तो स्टेबल है और बाकी सारे जो हैं वो बहुत कम स्टेबल हैं, या आप उनको अनस्टेबल भी कह सकते हैं। तो ये पॉइंट आपको जरूर नोट कर लेना है। और एक हाइड्रोलिसिस भी आपको करना है। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर के साथ रिएक्शन। तो NCl3 और PCl3 की जो वाटर के साथ रिएक्शन है, तो यहाँ पर इससे आप नोट कर सकते हैं। तो इसमें 3 वाटर डालकर ये बैलेंस होगी, NH3 + 3HOCl, ये हाइपोक्लोरस एसिड है, इसके बारे में आप बाद में पढ़ेंगे। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 3 लगाना पड़ेगा आपको। तो इस तरह से PCl3 ये 3 वाटर है, ये H3PO3
फास्फोरस एसिड है और यहाँ पर 3HCl निकलेगा। इसको आपको ये मैं ऐसे समझा सकता हूँ, 3HOH ले लीजिए, HOH वाटर ही है, तो 3H और 3Cl तो आप यहाँ निकाल दीजिए लास्ट में, और आगे क्या होगा, H3PO भी क्या है, 3 हैं, तो ये फास्फोरस एसिड बन जाता है। तो यहाँ पे NCl3 या PCl3 की हाइड्रोलिसिस हमने की है, मींस वाटर से रिएक्शन की है, लेकिन NF3 की हाइड्रोलिसिस यहाँ पर नहीं की गई है। तो वो क्यों नहीं की है वो हमें आगे नोट करना है। आगे आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट यही है जो मैं अभी कह रहा था कि NF3 इज़ नॉट हाइड्रोलाइज्ड। हाइड्रोलाइज्ड मींस वाटर के साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स इन नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। तो ना तो नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल हैं उसके लास्ट सेल में, ना ही फ्लोरीन के हैं। वाटर जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देकर वेकेंट d ऑर्बिटल में इस तरह से रिएक्ट करता है, तो वो यहाँ पर d ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती है। और PF3 की भी हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती है। तो हालांकि P के पास d ऑर्बिटल तो हैं, लेकिन जब वाटर से हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वाटर का ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड PO का बनना होता है वो जो है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वो बॉन्ड जो है वो वीक रहता है, और PF बॉन्ड जो ऑलरेडी है वो क्या होता है, वो स्ट्रोंगर है। यहाँ पर इस केस में फास्फोरस का जो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और जो हमें बनाना है वाटर के साथ रिएक्ट करके PO बॉन्ड वो रहता है वीक। जो बॉन्ड हमें बनाना होता है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और जो हमें ब्रेक करना होता है वो वीक होना चाहिए। तो यहाँ पर PF बॉन्ड तो वीक नहीं है, ये तो स्ट्रॉन्ग है, और PO बॉन्ड जो है वो वीक बनता है। तो हम वीक बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग को तोड़ के वीक बॉन्ड जब बनाना है वो पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए आपको इस केस में यही नोट करना है कि PF3 इज़ नॉट हाइड्रोलाइज्ड बिकॉज PF बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, जो पहले से है, इज स्ट्रॉन्गर देन PO बॉन्ड जो हमें बनाना है। तो इस वजह से इसकी भी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। और थर्ड पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, PCl3 गिव्स फ्यूम्स इन मॉइस्ट एयर। तो जब नमी वाली हवा में PCl3 को ऐसे खुला छोड़ देते हैं तो उसमें वाइट धुआं आना शुरू हो जाता है। तो वो किस वजह से आता है, क्योंकि मॉइस्ट एयर में क्या होता है, मॉइस्चर होता है। मॉइस्चर मींस कि वाटर होता है। तो वाटर से अभी जो रिएक्शन लिखी थी मैंने यहाँ पर थोड़ी देर पहले, वो क्या था, 3H3PO 3 + 3HCl। तो ये जो HCl गैसीय स्टेट में यहाँ इवॉल्व होता है, इसी की वो वाइट फ्यूम्स जो हैं वो दिखाई देती हैं। तो इस पॉइंट पे भी अक्सर क्वेश्चन आता है। तो ये हाइलाइट्स में जितने भी पॉइंट मैंने छोटे छोटे बताए हैं सारे आपको अपनी नोटबुक पे अच्छे से नोट कर लेने हैं। अब हम हैलाइड्स के स्ट्रक्चर को स्टडी कर लेते हैं। तो हैलाइड्स जो हैं, एक ट्राई हैलाइड होता है और एक पेंटा हैलाइड। ट्राई हैलाइड में हम ले लेते हैं जैसे PCl3, और पेंटा हैलाइड में ले लेंगे PCl5। तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है ये समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आपको पहले फास्फोरस की कॉन्फ़िगरेशन बनानी पड़ेगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो ये लास्ट शेल में अगर आप देखें तो ये 3s2 है, 3px1 3py1 और 3pz1। तो बिल्कुल इसका स्ट्रक्चर तो NH3 जैसा ही है, और ये हाइब्रिडेशन जो है वो कौन सी होगी, sp3। तो आपको याद रखना है कि इसमें sp3 हाइब्रिडेशन है, एक s और 3p हाइब्रिडाइज होंगे। तो इसमें क्या होगा, तो 3 के साथ तो यहाँ पर Cl कंबाइन करेगा फास्फोरस में 3 जगह पर, और ये आपको एज ए क्या दिखाई देगा, लोन पेयर। तो इस तरह से इसका जो पिरामिडल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, और हाइब्रिडाइजेशन जो रहती है इसमें sp3। तो PCl3 या PF3 का स्ट्रक्चर इस टाइप का है। आगे आपको PF5 या PCl5 का स्ट्रक्चर देखना है। तो यहाँ पर आपको कॉन्ट्रीब्यूशन में दोबारा बना देता हूँ। लास्ट शेल की सिर्फ 3s2, S में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और 3px1 3py1 और 3pz1। तो यहाँ पे d ऑर्बिटल भी होते हैं। d का आपको पता है कि 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो एक d ऑर्बिटल हम ले लेते हैं। इसको मैं आपको दोबारा इस तरह से बना देता हूँ ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। यहाँ S में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और px py pz में एक है, और d के जो 1 2 3 4 5 d ऑर्बिटल होते हैं। तो यहाँ पर जब एक्साइटेड स्टेट होगी, आपको ये दोबारा बनाना है एक बार। एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, और इस तरह से ये हाइब्रिडेशन कौन सी होगी, sp3d हाइब्रिडेशन। तो इसमें d ऑर्बिटल का यूज़ होता है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था। तो इस टाइप से जो इसकी sp3d हाइब्रिडेशन पर जो शेप बनती है PCl5 की, वो इस तरीके से रहती है।
यहाँ पर P होता है और ये तीनों Cl ऐसे होते हैं 120 के एंगल में, और एक Cl ऊपर और एक Cl नीचे। तो ये इस टाइप से आप समझिए कि ये तीनों Cl ऐसे एक ही प्लेन में होते हैं और एक Cl ऊपर और एक Cl ऐसे नीचे होगा। तो ये वाला जो शेप होती है इसको बोलते क्या हैं, ये भी आपको नोट कर लेना है। इसको ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल शेप बोलते हैं, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो बॉन्ड होता है जो ऊपर और नीचे, इसको एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं, और ये जो तीनों होते हैं ये इक्वेटोरियल बॉन्ड बोलते हैं। तो इसकी शेप में ये जो एक्सियल बॉन्ड है ये क्योंकि तीनों से रिपेल होता है यहाँ पर बॉन्ड पेयर से, तो एक्सियल बॉन्ड लेंथ जो होती है वो लॉन्गर होती है, मतलब बड़ी होती है, और इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ छोटी होती है। तो ये तीनों तो इक्वल हैं लेकिन ये दोनों बड़ी हैं, तो इसी वजह से ये स्टेबल नहीं होता और यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाता है। तो इसलिए आपको बताया गया था कि PCl5 जो होता है वो स्टेबल नहीं होता और वो PCl3 और Cl2 में ब्रेक होता है। तो ये वाले वो दो Cl हैं जो ब्रेक हो जाते हैं। तो इस तरह से PCl3 PCl5 के स्ट्रक्चर जो हैं आपको स्टडी कर लेने हैं।